नमस्कार बच्चों, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 14। आज की वर्कशीट में हम लोग पाठ 2 भारत का भौतिक स्वरूप प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने भारतीय मैदान के बारे में पढ़ा था और उसके पीछे वाले वर्कशीट में हम लोगों ने उत्तर का पर्वतीय भाग पढ़ा। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आप मैप में इसके पॉइंट को समझ लीजिए कि प्रायद्वीपीय पठार कहाँ है। ये भारत के परफेक्ट मैप नहीं है, लेकिन इस वाले भाग से ऐसे प्रायद्वीपीय पठार है। ये वाला जो त्रिभुज वाला भाग है यही प्रायद्वीपीय पठार है और इसको हम इमेजिंग करके पढ़ेंगे। यह मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं। प्रायद्वीपीय पठार क्या होते हैं? मेज की आकृति वाले स्थल होते हैं, इस तरह के, जो पुराने रवादार, दानेदार, आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बने हैं। ये रूपांतरित चट्टानों से बने हैं, आग्नेय चट्टानों से बने हैं। आप जानते हैं कि आग्नेय चट्टान ज्वालामुखी से निकलती हैं, ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, तो इसका मतलब कि ये ज्वालामुखी निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। यह धरती के प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है, जहां चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां मिलती हैं। खनिज पदार्थ जैसे कोयला, बॉक्साइट आदि की प्रचुरता, जिनकी काफी औद्योगिक महत्व है, ये सभी इनमें मिलती हैं। इसके दो मुख्य भाग है। एक है मध्य उच्च भूमि, नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित विंध्य पहाड़ी की तरफ, और अधिकांश भाग मालवा के पठार पर फैला है। यह पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है और पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, जो आगे चलकर छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, दामोदर आदि। उसके बाद दक्कन का पठार, यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यहाँ पाई जाने वाली काली मिट्टी, जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है, ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। यह कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित त्रिभुजाकार आकृति, जिसका आधार उत्तर की ओर सतपुड़ा की श्रेणी और पश्चिम सिरे पर पूर्वी घाट तथा पूर्वी सिरे पर पश्चिमी घाट स्थित है। और पूर्वी घाट भारत के पूर्वी समुद्र तटीय स्थल पर है, जिसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं। और औसत ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। विस्तार महानदी, उड़ीसा में महानदी है, महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के कटाव के कारण विस्तार अनियमित है। ये नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले उपजाऊ डेल्टा बनाती हैं। इसकी सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची है। उडगमंडलम महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। उसके बाद है पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे और सतत हैं। औसत ऊंचाई 900 मीटर से 1600 मीटर है। पश्चिमी घाट की नदियां नर्मदा, ताप्ती, शरावती अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुअरी बनाती हैं, जिसको कि खड्ड बोलते हैं, गार्ज भी बोलते हैं। शरावती नदी पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात स्थित है। वर्षा होती है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय सर्वोच्च शिखर अनाईमोडी 2695 मीटर ऊंची है। उसके बाद कुछ प्रश्न है यहाँ पर कि कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिमी घाट की तरह सतत क्यों नहीं है, और प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, संक्षेप में लिखिए। तो चलिए इसका उत्तर करते हैं। प्रश्न 1 है, कौन सा भारतीय भूभाग ज्वालामुखी निक्षेप से बना है? तो इसका उत्तर है दक्कन का पठार ज्वालामुखी निक्षेप से बना है। उसके बाद है मध्य उच्च भूमि में बहने वाली किन्हीं दो नदियों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है चंबल और बेतवा। उसके बाद प्रश्न 3 है कि पूर्वी घाट का विस्तार पश्चिम घाट की तरह सतत क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है पश्चिम घाट की तरह पूर्वी घाट में पहाड़ियों की निरंतर श्रृंखलाएं नहीं हैं और वहां नदियां भी हैं जो कि डेल्टा बनाती हैं। उसके बाद प्रश्न 4 है कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, संक्षेप में लिखिए। तो प्रायद्वीपीय पठार से हमें बहुत से खनिज पदार्थ मिलते हैं, जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट इत्यादि। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और ये वर्कशीट समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।